Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने आज ख़त्म करना है अप्रैल 2023 मंथ, जिसमें हम सारे MCQs को कवर करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, इसके आसपास का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हमें याद रखना है, समझना कैसे है उसे, तो उसको हम करेंगे और दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करेंगे फिर विद आवर फर्स्ट MCQ विद रेफरेंस टू जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GIP भी आप इसको बोल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहली बात तो व्हाट डू वी मीन बाय जीनोम। जैसे जीनोम होता है ना कि एक कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की 2 आंखें होंगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक पेट होगा, है ना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हर ह्यूमन में मिलेंगी आपको। तो उसको हम कहते हैं कि हर तरीके का एक जीन है। आंखों के कर्र के लिए जीन है, लेकिन 2 आंखें होंगी, ये तो सबकी कॉमन होगा। किसी की आंखें भूरी होंगी, किसी की आंखें काली होंगी, वो दैट डिपेंड्स, लेकिन 2 आंखें तो होंगी। तो वो जो पूरा जीन का सीक्वेंस है कि आपको वो ह्यूमन बनाता है, फिर उसमें जो वेरिएशंस है वो तो आती रहेंगी साथ साथ विद द जनरेशंस एंड विद द पेरेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं जीनोम। कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन जीनोम बोल दिया हमने उसे। हमने जैसे कैट की हम बात करें तो कैट जीनोम हो गया, टाइगर जीनोम हो गया, तो एक्सेट्रा। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हम ह्यूमंस का जो जीनोम है उसको हम फाइंड आउट कर लें कि बेसिकली जो किसी भी तरीके से जीन में अगर उसमें दिक्कत होती है तो आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, कोई भी जीन में अगर दिक्कत होती है तो आपको ये डिजीज़ होती है, तो वो हमें एक सीक्वेंस पता लग जाएगा। तो हमें क्या होगा ना कि ये आइडिया रहेगा कि किस तरीके से हम उसे क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट टू हैव द क्योर, हम लोगों के पास प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। तो प्रॉब्लम के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो जीनोम है पूरे ह्यूमन स्पीशी का वो हम लगा लें, निकाल लें, और वो भी अलग अलग वैरायटी के लोगों से। जैसे अफ्रीका अलग है, एशिया अलग है, रशियंस अलग हैं, नॉर्थ अमेरिका के लोग अलग हैं, इंडिया में ट्राइबल्स अलग हैं, कोस्ट पर रहने वाले लोग अलग हैं। इन सब का जो अलग अलग जीन सीक्वेंस है वो हम करेंगे एक पूरा का पूरा तैयार, और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो किसी कम्युनिटी में पाया जाता है और उस कम्युनिटी को कोई भी डिजीज़, मलेरिया या डेंगू ये नहीं होती, क्योंकि उनके पास वो जीन अवेलेबल है जो कि मलेरिया का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसको बॉडी में एंटर ही नहीं करने देता, और अगर करता है तो उसको मार देता है। तो हमें क्या चाहिए ना कि हमें एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए पहले एक पता होना चाहिए कि किस लेवल पर जाकर ये जीन्स को अटैक करती है, कौन सा ऐसी चीज़ है जिस पर जाकर ये अटैक कर रही है जिससे कि हमारी बॉडी डिजीज़ से पीड़ित होती है। तो उसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज़ अ पैन इंडिया इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन होल जीनोम ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब हर किसी का एक डेटा रखना कि ये ABCD पर्सन का डेटा है, ये CD पर्सन का डेटा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कम्युनिटी वाइज चल रहे हैं, हम एरिया वाइज चल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम 10,000 लोगों का जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो बना देंगे बाय द एंड ऑफ 2023। तो होल पॉपुलेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, द प्रोग्राम विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
पर्सनलाइज मेडिसिन होगी बेसिकली आपकी कि आपको जो भी जेनेटिक लेवल पर डिजीज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अल्जाइमर है, जो भी डिजीज है उसके रिगार्डिंग आपको पर्सनलाइज मेडिसिन हम बना पाएंगे बिकॉज वी नो द जीन सीक्वेंस, और हमें कौन सा जीन ठीक करना है जिससे वो डिजीज आपको नहीं होगी। तो पर्सनलाइज मेडिसिन होंगी। एंटिसिपेटिंग डिजीजेस एंड मॉड्यूलेटिंग ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंसेस, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सेकंड बात आपकी सही है, फर्स्ट गलत है। पूछा गया है आप लोगों से करेक्ट, तो क्या रहेगा आंसर इसका? बी, 2 ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका, ये इंपॉर्टेंट है। और जिसमें से अभी 10,000 में से हम लोगों ने 3,000 जो है वो अभी तक मतलब अवेलेबल करवा दिया पब्लिक को, कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो जीनोम है वो एग्जिस्ट करते हैं पूरे इंडिया के अलग अलग कम्युनिटीज में। ठीक है, बट टारगेट हमारा यही है कि 2023 के एंड तक हम लोग कम से कम जो 10,000 वाला सीक्वेंस का टारगेट है हमारा वो पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। देखिए, हमें पता है कि हमें स्पेस सेक्टर में आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाते हैं हम लोग कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगा, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग। तो उस प्लानिंग को हम लोगों को बताते कैसे हैं? थ्रू अ पॉलिसी, कि हम लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में स्पेस सेक्टर का हमारा ग्रोथ हो, लेकिन वो कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सब कुछ पॉलिसी में लिखा होता है। तो इंडिया में स्पेस सेक्टर में ना अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो इसरो की काफ़ी ज़्यादा मतलब पहुंच है, क्योंकि पब्लिक एजेंसी है और पब्लिक ही सारे के सारे ये काम करती है। प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे करके अब एंटर कर रहा है स्पेस सेक्टर में, उसको भी हमें थोड़ा सा और एनकरेज करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कम्स विद द बेटर टेक्नोलॉजीज, बेटर आइडियाज, बेटर इनोवेशंस। तो हम चाहते हैं कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो भी आगे ग्रो करे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, पहले ये देखते हैं। The policy aims to increase India's share in global space economy to 10% in the future। अभी जो है हमारा पूरा स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 2% शेयर है, हम चाहते हैं कि ये बन जाए 10%। तो ये बात हमारी सही है। नेक्स्ट, द पॉलिसी डेजिग्नेट्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसको क्या है ना कि उसने सैटेलाइट बना ली है अपनी, अब उसको ना लॉन्च व्हीकल चाहिए इसरो से कि आप मुझे लॉन्च व्हीकल दे दीजिए, हम इस पर बैठा के सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे किसी भी ऑर्बिट में। ये सब जो काम है कि कंपनी का कोई एक पर्सन इनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसरो का कोई पर्सन है जो इनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये सारा जो काम है ये दे दिया गया है NSIL को, न्यू स्पेस इंडिया। ये काम दे दिया गया है इन स्पेस को, कि आप जितना भी इंटरमीडिएट तरीके से काम करें, बढ़िया तरीके से आप कोऑर्डिनेट करें और स्पेस सेक्टर की कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को आप एनकरेज करें कि वो स्पेस सेक्टर में कोई ना कोई इनोवेशंस, आइडिया सैटेलाइट्स के थ्रू लॉन्च करें, है ना। तो वो सारे जो काम हैं वो दे दिए गए हैं इन स्पेस को। तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स रॉन्ग। तो पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर होगा आपका A1 ओनली। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि इन स्पेस एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने इंटरमीडिएट के तरीके से काम किया, NSIL हो गया जिसने इसरो के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स का हैंडओवर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। इसरो के पास फिर क्या काम रह गया, मतलब इसरो ने जो काम दिया था वो तो NSIL ने कर दिया। इसरो के पास अब ये काम है कि वो सोचे आगे कि आगे हम कौन कौन से फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अपना सकते हैं, क्या हमारे पास उतना बजट है, क्या उतना हमारे पास मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है या नहीं है। तो सोचने का काम इसरो का है, करने का काम NSIL का है। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अगर आपको स्पेस सेक्टर में लेकर आना है तो इंटरमीडिएट की तरीके से कौन काम करेगा, इन स्पेस कंपनी काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी वजह से अलग अलग लेवल पर NSIL हो गया और साथ में आपका इन स्पेस हो गया, इसरो हो गया, इन तीनों के जो रोल्स हैं वो बिल्कुल डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सुहेलवा वाइल्ड सेंचुरी सीन इन न्यूज रिसेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। ये सेंचुरी न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने जो टाइगर्स हैं उनको कैप्चर किया है थ्रू कैमरास। दैट इज द फर्स्ट एविडेंस कि यहाँ पर भी टाइगर्स मिलते हैं, तो इसलिए काफी न्यूज में था। ये आपका एक ऐसा एरिया है जो कि ये इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है ना वहां पर लगता है ये,
और हमें पता है कि उस बॉर्डर पर आपका भाबर और तेराई रीजन पड़ता है। भाबर रीजन जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर आकर डिपॉजिट कर रखे होते हैं रिवर उनके बीच में से निकलते तो बहुत कम नजर आती है। फिर तेराई आता है, छोटे छोटे पत्थर डिपॉजिट कर रखे होते हैं, रिवर दोबारा से रिजुवनेट होती है। तो दैट एरिया इज नोन एज भाबर तेराई का जंक्शन। तो वहाँ पर ही मेनली आपकी ये सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये कहाँ पर मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है, न्यूज में क्यों था ये पता हो। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़े देश के आम नागरिक 5.0। उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 के बाद अब 5.0 आया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। देख लेते हैं क्या है वो। ये जो पॉलिसी है ना पूरी की पूरी आपकी 10 साल के लिए रहेगी। अब बेसिकली है क्या ना कि जब ये शुरू हुआ था 1.0 आया था, तब ऐसा सिचुएशन थी कि बहुत सारे जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही ही अफोर्ड कर पाते थे फ्लाइट्स में ट्रैवल करना। जो नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ एयरलाइंस टिकट्स। तो उस टाइम पर सरकार की तरफ से ही बोला गया था कि आपने अपने पूरी इस एयरलाइंस में अगर 100 सीटें हैं एक उड़ान के लिए, तो 50 सीटों का जो अमाउंट है वो आपने पर आवर 2500 तक ही रखना है, ताकि जो मिडिल क्लास है, जो बहुत रिच क्लास में नहीं आते, वो भी ट्रैवल कर सके थ्रू फ्लाइट्स। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था उड़े देश के आम नागरिक की। बहुत ज़्यादा आपने ना खर्चीला कर दिया है पूरा प्रोसेस, इतना होता नहीं है। तो इसीलिए एयरलाइंस को फिर, अगर मान लो एयरलाइंस को फिर घाटा हो गया कि टिकट के थ्रू पैसे तो नहीं आए, तो सरकार जो है उनको देती है वायबिलिटी गैप फंडिंग, कि जितने भी आपके जो पैसे हैं वो लगे हैं वो बेसिकली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर उस वहाँ पर एयरपोर्ट बनने से आपने वहाँ के लोगों को वहाँ से ट्रैवल करवाया है, एयरपोर्ट ऐसी जगह बना है जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली तो आएंगे ही। सिचुएशन ऐसी ही है कि जहाँ पर हमने रिसर्च वगैरह करी है कि यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं इन सर्विसेज को लेने के लिए, वहीं पर हम एयरपोर्ट्स बनाए। बट बाय चांस फिर भी अगर वहाँ पर लोग नहीं आते हैं, घाटा होता है एयरलाइंस को, तो जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसके लिए एयरलाइंस वाले भी राजी हो गए थे। अब जो है 5.0 वर्जन जो आया है उसका पहला ऑप्शन क्या कहता है? The early stage length cap is waived off and there has been no restriction on the distance between the origin and the destination of the flight। कि जो पहले ये था कि अगर फ्लाइट का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तभी जो है उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलेगी, या फिर उसमें जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी, वो सब हटा दिया गया है अब। तो देयर इज नो लेंथ कैप, कि उस पर आपको कोई भी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कोई भी मतलब ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ से जाएगी एयरलाइंस और वहाँ तक अगर रुकेगी, बीच में 500 किलोमीटर का है तब कोई और रूल है, अगर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है तब कोई और रूल है, ऐसा नहीं है। जो रूल्स हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दी डिस्टेंस। तो कोशिश इसमें ये की गई है कि डिस्टेंस ना मेजर करते हुए हम लोग फ्लाइट्स के उड़ाने पर और जो लोग हैं जो कि सर्विस अवेल नहीं कर पा रहे थे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Second, the same route will not be awarded to a single airline more than once। 10 साल के लिए पॉलिसी आई है ये, तो जिस भी एयरलाइन को आपने पहले से वो रूट अलाइन किया हुआ था, अब उसको दोबारा वो रूट नहीं मिलेगा। एक के बाद बार ज़्यादा आपको वो रूट नहीं मिलेगा, वेदर इन डिफरेंट नेटवर्क्स और इन दी सेम नेटवर्क अंडर दिस स्कीम। चाहे आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, किसी भी नेटवर्क में आपको वो जो सेम रूट है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका सही है। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा आपका, कोई भी प्री डिटरमिन्ड रूट्स भी ऑफर नहीं किए जाएंगे कि पहले से ही रूट हैं तैयार और आपने इसके ऊपर एयरलाइंस वगैरह चलानी है, ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी जो एयरलाइंस होगी जो ओनली नेटवर्क एंड इंडिविजुअल रूट प्रपोजल प्रपोज्ड बाय एयरलाइंस विल बी कंसीडर्ड। जो पहले से नेटवर्क बने हुए हैं और या फिर कोई इंडिविजुअल एयरलाइंस चाहती है कि यहाँ पर इस रूट पर हम लोग एयरलाइंस चलाएं अपनी, तो ही वो चीज़ें हम मानेंगे, अदरवाइज हम उसको फिर नहीं मानेंगे। प्री डिटरमिन्ड रूट्स को हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं अभी। तो देर आर सम स्पेसिफिकेशंस अबाउट उड़ान 5.0। हल्का सा आइडिया हो कि उड़े देश के आम नागरिक का ओरिजिन कैसे हुआ था, 1.0 में 2.0 में ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, और फोकस किसके ऊपर है? अभी फोकस है जिस भी एयरलाइंस में, जिस भी आपके फ्लाइट में सीट्स 20 to 80 या फिर 80 से अबव होती हैं, तो उन एयरलाइंस पर अभी हमारा फोकस है, उन फ्लाइट्स पर हमारा फोकस है अभी उड़ान 5.0 में।
ठीक है, तो हल्का सा आपको बस आइडिया हो कि स्पेसिफिकेशंस ये हैं इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये जो पूरी स्कीम है ये लॉन्च की जाती है। लॉन्च इस बार भी उन्होंने ही करी है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following adopted a law on online safety content moderation known as Digital Services Act? ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ कोरिया, फिर यूरोपियन कमीशन। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे अगर हम इसकी बात करें डिजिटल सर्विसेज एक्ट की, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है, आपने कोई भी कंटेंट अगर उसके ऊपर अपलोड किया है और वो इलीगल कंटेंट है, तो उसको फटाफट से क्या प्रोसीजर होना चाहिए उस पूरी कंपनी के द्वारा कि उसको फटाफट हटा लिया जाए वहाँ से। और ये भी जो यूजर्स हैं वो पूछ सकते हैं आप लोगों से, कंपनी वालों से, कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इलीगल ना अपलोड हो तो आप कैसे इंश्योर करते हैं ये, और अगर अपलोड हो जाता है तो उसको अगर हमें वापस लेना है तो फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं आप। और बाय चांस अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जो नॉर्मली इलीगल नहीं है बट वेबसाइट को लगता है कि इलीगल है, तो उसको अगर वो हटा लेते हैं तो जो यूजर्स हैं उनके पास क्या राइट्स हैं कि वो कहाँ जाएं, कोर्ट में जाएं या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, क्या पूरी पॉलिसी है। ये सब जो रूल्स हैं वो लिखे गए हैं इस डिजिटल सर्विसेज एक्ट में, जिसमें बड़ी कंपनीज के लिए अलग रूल्स हैं, छोटी कंपनीज के लिए अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो ये सब लॉन्च किया गया है बाय दिस यूरोपियन कमीशन, और ये जो लॉ है ये पूरा थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, दिस एक्ट इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय WTO, UNEP, WHO या फिर G20। देखिए, नॉर्मली जैसे कोरोना एकदम से आया, ना WHO को पता था ना बाकी किसी और कंट्री को पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एकदम से बहुत इमरजेंसी सी फैल गई, बहुत लोगों की डेथ्स भी हो गई, प्लानिंग हमारी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना आए, इसी के लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और पहले से जो थ्रेट्स हैं उनको हमें आइडिया हो कि हाँ दीज कैन बी दी थ्रेट्स इन फ्यूचर। तो वो जो पूरा का पूरा प्लान है हेल्थ के रिगार्डिंग, किसने पब्लिश किया होगा ये? इट विल बी पब्लिश्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी रिसेंटली इसके जो मीट हुई है दैट वाज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और जिसमें बेसिकली फोकस है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के ऊपर, जस्ट लाइक द कोरोना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमोघ 3 मिसाइल। देखिए, अमोघ 3 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जैसे बैलिस्टिक होती है, एक क्रूज होती है, और एक होती है आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कि ये कोई टैंक है उसके ऊपर आपने इसको लॉन्च करना है, और एक बार अगर आपने इसको लॉन्च कर दिया उस टारगेट को बिल्कुल फिक्स करके, तो वो टारगेट फिर कहीं पर भी जाए मिसाइल अपना रास्ता आराम से चेंज कर लेगी। दैट इज नोन एज फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, कि आपको बार बार उसको हवा में मनूवर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो रास्ता चूज कर लेगी, उसी टैंक पर जाकर वो हिट करेगी फिर। तो ऐसे ही जो मिसाइल है, नाग भी है हमारे पास IGMDP के तहत, सेम जो मिसाइल है हमारे पास अमोघ 3 भी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? अमोघ 3 इज एन इंडिजिनस, यस, मिसाइल डेवलप्ड अंडर IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यस। जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी पतन की ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग का ही आप कह लो कि ये काइंड ऑफ वर्जन है ये अमोघ 3, तो इसको हम लोगों ने IGMDP के तहत बनाया है। सेकेंड, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इंटरवेंशन आफ्टर द लॉन्च। हाँ, सही बात है, एक बार अगर लॉन्च कर दिया, टारगेट को आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया, तो वो टारगेट पर ही अल्टीमेटली हिट करेगी, तो दैट इज फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। तो ये बात सही है हमारी। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द मिसाइल इज इट हैज बोथ टॉप एंड डायरेक्ट अटैक मोड्स। टॉप मोड्स भी हैं, डायरेक्ट अटैक मोड्स भी हैं, दोनों में ही ये काम करती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये वाला मोड ऑन नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। कम से कम इसकी 200 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की जो है रेंज है, 2500 मीटर, मतलब अराउंड 2.5 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और पूछा क्या आप लोगों से, चूज द इनकरेक्ट। तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा इसमें? नन ऑफ द अबव। तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। और इसको किसने बनाया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। इसका फायरिंग टेस्ट अभी हुआ है, 3rd जनरेशन है, तभी 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, IGMDP के तहत बनी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी रेंज है, मोड जिसमें दोनों हम ऑन कर सकते हैं, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। नेक्स्ट,
Prosopis chilensis recently seen in news is, देखिए ये ना बेसिकली एक इन्वेजिव प्लांट है जो कि हम लोग साउथ अमेरिका वाले एरिया से लेकर आए थे, और गल्फ ऑफ मन्नार में एक आइलैंड है जहां पर इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इट इज़ अटैकिंग दी नेटिव बायोडाइवर्सिटी देयर, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो स्पीशी है वो कहाँ पर देखने को मिली है आपको, दैट विल बी गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच वाला एरिया। तो ये क्या है आंसर इसका, ए, इन्वेजिव स्पीशी प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका। अ काइंड ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट है कि अगर पानी मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जो होती हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो एग्जिस्ट कर लेंगे, आसपास की स्पीशीज को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है उस चीज़ से, तो इसीलिए इसको हटाने की भी बात चल रही है। अभी फिलहाल इसके बारे में पता लगा है हमें कि ये ऐसा एक प्लांट है जो कि यहाँ पर काफ़ी थ्रेट्स प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिर्चा राइस। मिर्चा राइस कह लो, मरचा राइस कह लो, ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली अभी इसको मिला है GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि यहाँ पर ये जो राइस उगाया जाता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और काफ़ी लोग इसको अगर कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी उनमें देखने को मिलेंगे हमें। तो इसीलिए इसी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, द साइज एंड शेप ऑफ द ग्रेन लाइक दैट ऑफ ब्लैक पेपर, इसीलिए इसको मिर्चा राइस भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो दाना है ना उसका चावल का, वो ब्लैक पेपर की तरीके से दिखता है थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स, नहीं, ये इसमें नहीं इंक्लूडेड है। होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि कौन कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा लॉन्च्ड कल्चरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूडेड है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। 13 है कि 14 है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इट इज ग्रोन इन द स्टेट ऑफ बिहार, यस, बिहार वाले एरिया में ही इसको ये GI टैग मिला है। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो 1 and 3 वुड बी दी आंसर, ऑप्शन सी। तो ये ध्यान रखेंगे वेस्ट चंपारण वाले एरिया में है, काफ़ी इसकी खुशबू अच्छी है, न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छी है, हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा और जगहों पर फेमस करने के लिए हम लोगों ने इसको GI टैग दिया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहू डांस, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज एन इंडिजिनस फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर नागालैंड, तो आंसर इज आसाम। न्यूज़ में इसलिए था ये क्योंकि बिहू डांस जो है परफॉर्म करते हुए हम लोगों ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हम लोगों ने कि सबसे लार्जेस्ट जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने एक ही टाइम पर जो बिहू डांस है वो परफॉर्म किया है। तो एक तो ये एक तो अवार्ड था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, और एक था जिसमें फोक डांस जो है ये हमारा वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए या फिर सारी चीज़ें मिलाकर हम कहें कि प्रेजेंटेशन वाइज, तो दैट इज़ द सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो न्यूज़ में था काफ़ी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बिहू डांस कहाँ से बिलोंग करता है, आसाम से। इसके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, जैसे अब देखो इसमें बोहाग बिहू हम करते हैं, कोंगाली बिहू या फिर भोगाली बिहू। अब इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमें नहीं जानना, ये हमारे काम की भी चीज़ नहीं है, बस पता हो आपको कि न्यूज़ में क्यों था और ये कहाँ से बिलोंग करता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साथी पोर्टल। साथी पोर्टल क्या है, इट इज इन सेंट्रल। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.